नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुपर वेडनेसडे है। दो बड़े मुकाबले हो रहे हैं। खेल के मैदान में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चल रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 398 रन का बड़ा लक्ष्य रखा है। अब तक न्यूजीलैंड ने काफी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन उनके 4 विकेट आउट हो चुके हैं। विराट कोहली ने आज वानखेड़े स्टेडियम में कई नए रिकॉर्ड बनाए। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सेंचुरीज की हाफ सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। और राजनीति के मैदान में आज बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग के कई रिकॉर्ड बने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कैंपेन के आखिरी दिन दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फाइनल जंग और क्रिकेट के मैदान में फाइनल में पहुंचने की जंग, दोनों के रंग मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। पहले चलते राजनीति के मैदान में। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, हिमंता बिस्व शर्मा, स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में थे। चूंकि कैंपेन का आखिरी दिन था, इसलिए दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी। दोनों पार्टियों ने गारंटीज की बात की। दोनों पार्टियों ने जीत के बड़े बड़े दावे किए। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के गारंटीज को झूठा बताया। लेकिन प्रियंका गांधी ने आज थोड़ी अलग बात की। आज पहली बार प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर डायरेक्ट अटैक किया। उनका नाम लेकर उन्हें गद्दार कहा। प्रियंका ग्वालियर के पास दतिया में थी। यहां प्रियंका ने कहा कि ज्योतिरादित्य ने अपने खानदान की परंपरा को अच्छे से निभाया, सत्ता के लिए गद्दारी की, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। प्रियंका ने कहा ज्योतिरादित्य का कद छोटा है, लेकिन अहंकार बहुत बड़ा है। अब जनता सिंधिया को गद्दारी की सजा देगी। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है। बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। आप ही के साथ धोखा हुआ है। आज प्रियंका गांधी पूरी तैयारी करके आई थी, कई डायलॉग लिखकर लाई थी, बीजेपी के हर नेता के लिए स्क्रिप्ट लेकर आई थी। क्योंकि प्रियंका की रैली दतिया में थी, दतिया से मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसलिए प्रियंका ने बीजेपी नेताओं के बारे में बात शुरू की नरोत्तम मिश्रा से। और इसके बाद शिवराज को अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर और मोदी को तेरे नाम फिल्म का सलमान खान बता दिया। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं हैं, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी,
एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात। प्रियंका ने ज्योतिरादित्य को बार बार गद्दार और कायर कहा तो थोड़ी देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा प्रियंका पार्ट टाइम नेता हैं, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है। सिंधिया ने कहा जिनके परिवार ने देश की जमीन चीन को दे दी, जिनके परिवार ने सत्ता के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी, वो सिंधिया खानदान को देशभक्ति का सर्टिफिकेट न दें। सिंधिया ने तो ट्विटर पर प्रियंका को जवाब दिया, लेकिन चुनावी रैली में कांग्रेस को जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी की मध्य प्रदेश में आज 4 रैलियां हुई, भोपाल, अशोकनगर, पन्ना और छिंदवाड़ा। हर जगह योगी ने कांग्रेस को समस्याओं की जड़ और देश पर बोझ बताया। योगी ने कहा कि कांग्रेस 70 साल तक सिर्फ तुष्टीकरण में लगी रही, गरीबी के नाम पर गरीबों को ठगती रही, इसलिए अब इस बोझ को और ढोने की जरूरत नहीं है। योगी ने कहा कि कांग्रेस की सोच मुसलमानों पर शुरू होती है और मुसलमानों पर ही खत्म हो जाती है। कांग्रेस की सारी नीतियां सिर्फ अपीजमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। योगी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस से नेता चोला बदलते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, माला और जनेऊ पहन लेते हैं, लोगों से झूठे वादे करते हैं और अगर गलती से चुनाव जीत जाएं तो फिर पुराने रंग में लौट आते हैं। जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके आज देश के विकसित राज्यों की श्रृंखला में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस को जाति के नाम पर बांटती थी, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी और जब सरकार से देने की बात आती थी तो इनके नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है। यही तो कहते थे इनके लोग, तो यही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, अन्नदाता किसानों का है, नौजवानों का है, हमारी बहनें और माताओं का है। ये बात कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहते थे, क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लोगों को कांग्रेस का जमाना याद कराया। कहा हिंदुओं के त्योहारों के वक्त कर्फ्यू लग जाता था, होली दिवाली पर बिजली की कटौती होती थी, लोग घरों से निकल नहीं पाते थे, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार बनी वहां वहां हालात बदल गए। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह धूमधाम से त्योहार मनाए जाते हैं, न कोई डर है न कोई कर्फ्यू है। योगी ने कहा कि हिंदुओं के पवित्र स्थानों का विकास किया जा रहा है, काशी कॉरिडोर हो, केदारनाथ का कायाकल्प हो, महाकाल कॉरिडोर हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। उन्होंने लोगों से पूछा क्या कांग्रेस ये सब करवा सकती थी।
योगी ने कहा जब कांग्रेस कुछ कर ही नहीं सकती तो इस बोझ को अब ढोने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। हमारे लिए पर्व और त्योहार उनके समय में भय और दहशत के माहौल के जैसे बन गए थे, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। उत्साह और अमन के साथ पर्व और त्योहारों में पूरा समाज एकजुट होकर के इन आयोजनों में शामिल होता है। सरकार बदलने से, अच्छे नेतृत्व आने से कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं कि आपकी आस्था को सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही देगी। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे। आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाए तब भी जगह की कमी नहीं होगी। महाकाल में महालोक का दर्शन होता है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती? क्या जब कांग्रेस न गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है क्या? और इसलिए गलती कभी मत करना। छत्तीसगढ़ में भी आज कैंपेन का आखिरी दिन था, इसलिए अमित शाह, जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने जबरदस्त प्रचार किया। अमित शाह ने जांजगीर, बेमेतरा, कोरबा में 3 रैलियां की। बिलासपुर में रोड शो किया। अमित शाह ने अपनी रैलियों में राम मंदिर, लव जिहाद, अपीजमेंट पॉलिटिक्स और करप्शन के मुद्दे उठाए। भूपेश बघेल को कांग्रेस का प्रीपेड सीएम बताकर इस एटीएम को बंद करने की अपील की। अमित शाह ने कहा बीजेपी की सरकार ने महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर भोलेनाथ की महिमा को घर घर पहुंचाया, पर भूपेश बघेल ने महादेव के नाम पर सट्टे का खेल घर घर पहुंचा दिया। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा और जहां पर चंद्रयान उतरा उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर महादेव का सम्मान किया। और इन्होंने क्या करा? सट्टे की ऐप का नाम महादेव रख दिया। अरे भूपेश काका, महादेव का अपमान क्यों रख देते हो? भूपेश ऐप रख देते, आप महादेव ऐप क्यों रखे? अब स्थिति ऐसी होती है, कोई महादेव का स्मरण भी करता है, आसपास में महादेव महादेव बोलता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं कि क्या हो गया, कौन आया, महादेव महादेव कर कर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। महादेव ऐप को लेकर बघेल पर हमला हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी किया। हिमंता ने कहा भूपेश बघेल को तो ईडी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि तमाम सबूत होने के बाद भी ईडी ने अभी तक बघेल को समन तक नहीं दिया। ईडी उन्हें चुनाव लड़ने का पूरा मौका दे रही है। हिमंता ने कहा कि भूपेश बघेल कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि महादेव के नाम पर घोटाला हुआ है और भोलेनाथ इसकी सजा जरूर देंगे। ईडी तो आया भी नहीं, चुनाव का बाद तो ईडी आएगा ही। कहां ईडी आया भूपेश बघेल का घर में? अभी तक तो ईडी आया भी नहीं, कहानी तो शुरू भी नहीं हुआ है।
ये तो ईडी का बड़प्पन है कि चुनाव लड़ने के लिए बाघेल जी को समय दे दिया। अभी ईडी तो आया ही नहीं, आया कहाँ? ईडी जो जब्त कर रहा है बाघेल जी का घर में, अभी कोई ईडी का रेड पड़ा है क्या? मैं तो हैरान हो गया हूँ। 508 करोड़ रुपया का अपने कोर्ट में बता दिया है कि बाघेल जी ने लिया है, फिर भी बाघेल जी को नोटिस भी नहीं दिया है अभी तक। तो बाघेल जी तो ईडी का धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसा सुविधा ईडी तो किसी को नहीं देते हैं। ईडी और बाघेल जी का भी संपर्क बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आज तक ईडी अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया है? 508 करोड़ रुपया कोर्ट में तो बता दिया है, माल पहुंच गया है, फिर भी नोटिस नहीं दिया है कि चुनाव तक कम से कम चुनाव लड़े। कम से कम भूपेश बाघेल जी को ईडी को कोई ईडी का खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। हिमंता बिस्व शर्मा को भूपेश बघेल ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा वो ईडी से नहीं डरते, अगर डरते होते तो हिमंता की तरह ईडी से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाते। बघेल ने कहा कि हिमंता तो खुद शारदा घोटाले में आरोपी थे, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गए। उन्होंने कहा अगर उनके खिलाफ सबूत हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार करे, वो हर जांच के लिए तैयार है। हेमंता बिस्व शर्मा शारदा चिट फंड में घोटाला में क्या उसको क्लीन चिट मिल गई? शुक्रिया वो अदा करें जिसके कारण से वो कार्रवाई नहीं के कारण से उसको मुख्यमंत्री बने। इनकी हिम्मत है कार्रवाई करें ना, हमने कहाँ रोका? हम तो जांच से कभी मना नहीं किया। जांच से ये भले गली गली घूमते रहे तब भी हमने कहा जांच करिए, लेकिन सही करिए। आज राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने बेमेतरा में रैली की, यहां भूपेश बघेल भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस की गारंटियों की बात की, छत्तीसगढ़ की सरकार के 5 साल के काम गिनाए। राहुल ने कहा कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और इसके बाद राहुल ने बीजेपी के संकल्प पत्र की बात की। कहा बीजेपी मोदी की गारंटी का दावा कर रही है, लेकिन इन पर भरोसा मत करना, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब है अडानी को गारंटी। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी सत्ता में आई तो गरीबों के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए काम करेगी। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी। देखिए लोग हंस रहे हैं, ये देखिए लोग हंस रहे हैं। नहीं भाइयों बहनों, वो सच बोल रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है जो अदानी जी चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में जो भी वो करना चाहेंगे, किसानों की जो भी जमीन उनको चाहिए, जो भी खदान उनको चाहिए, जो भी स्टोरेज की फैसिलिटी उनको चाहिए, जो भी कोयला की खदान उनको चाहिए, मोदी जी की गारंटी है अदानी जी को वो दे देंगे। और ये सिर्फ भाइयों में छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे देश में है। जहां भी मोदी जी की सरकार बनती है, मोदी जी अदानी जी की गारंटी करके चले जाते हैं। कहते हैं मेरी गारंटी है अदानी जी जो भी आपको चाहिए नरेंद्र मोदी आपका मित्र आपके हवाले कर देगा। यह गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। अडानी राहुल गांधी का फेवरेट सब्जेक्ट है। कहीं भी कैंपेन हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, वो उसमें अडानी को जरूर घुसा देते हैं। राहुल गांधी को तीखा जवाब दिया असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा ने। बलौदा बाजार की रैली में हिमंता ने कहा राहुल गांधी की बात पर तो कांग्रेस के लोग भी भरोसा नहीं करते, तो फिर छत्तीसगढ़ के लोग क्या यकीन करेंगे। हिमंता ने कहा राहुल ने टीएस सिंहदेव को 2.5 साल के बाद चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, लेकिन क्या हुआ सब जानते हैं। इसलिए अब कांग्रेस के लोग भी समझ गए हैं कि राहुल पर दांव लगाना बेकार है, क्योंकि वो तो सोनिया गांधी के लिए बोझ बन गए हैं। कभी कभी सोनिया जी के लिए मेरा दुख भी लगता है। इतना बड़ा बेकार जीवन में भारत ने किसी दूसरा बेकार को इतना नहीं देखा। माँ का बोझ बन चुका है और अभी भारत का भी बोझ बन चुका है। उसका भी कहीं नौकरी वोकरी हो जाए तो अच्छा हो जाता था, लेकिन घूमता है और मोदी जी को गालियां देता है। आप देखिए
भारत जब पाकिस्तान को क्रिकेट खेल में हराता है, राहुल गांधी ट्वीट नहीं करता है। आप चेक करके देखिए, मैं अगर गलत बोला हूं। और बोलता है मैं मोहब्बत का दुकान खोलता हूं। अरे भाई, दुकान में लेन देन होता है, मोहब्बत में लेन देन नहीं होता है। मतलब आप लेन देन का दुकान चलाते हो, आप महादेव ऐप का दुकान चलाते हो। को पूछना कि 2.5 साल ही भूपेश बघेल रहना था, बाकी 2.5 साल तो टीएस सिंहदेव का था, लेकिन ये 2.5 साल 5 साल कैसे बना कि बन गया? कितना बक्सा दिल्ली पहुंच गया महादेव ऐप का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टियों की तरफ से जो वादे होने थे वो हो गए। नेताओं को जो कहना था वो कह दिया, जनता ने सबकी बात सुनी। अब 36 घंटे बाद जनता फैसला कर देगी। कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में उसे सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज की सरकार है, इसलिए यहां एंटी इनकम्बेंसी से कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भूपेश बघेल की योजनाओं पर भरोसा था, इसलिए इस बार कांग्रेस ने उन योजनाओं को मध्य प्रदेश में भी लागू करने का वादा किया। वो योजनाएं जो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लागू की। कांग्रेस से गोबर खरीदने का भी वादा कर दिया। बाकी जो गारंटीज उसने कर्नाटक में दी थी वो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू करने की बात कही गई। लेकिन वोटिंग का वक्त करीब आते आते इन दोनों राज्यों में लड़ाई बराबरी पर पहुंच गई है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस की गारंटीज का जवाब मोदी की गारंटी से दिया। मोदी ने भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दर्जन रैलियां करके हवा का रुख काफी हद तक पलट दिया। मोदी ने काम की बात की, बीजेपी सरकार के काम गिनाए, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने 25 से ज्यादा सभाएं करके यूपी मॉडल का जिक्र किया, धर्म और हिंदुत्व को मुद्दा बनाया। छत्तीसगढ़ में रही सही कसर महादेव ऐप के घोटाले ने पूरी कर दी। इसलिए भले कांग्रेस के नेता दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा करें, अभी यह कहना मुश्किल है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि आज राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का सफाया तय है। अब राजस्थान के लोगों को भी दिवाली के कूड़े के साथ कांग्रेस को साफ कर देना चाहिए। मोदी ने आज बाड़मेर में चुनावी रैली की। मोदी ने यहां गहलोत सरकार के करप्शन की बात की, दंगों की याद दिलाई, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया और राजस्थान में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का जिक्र किया। लेकिन चूंकि आज भाई दूज का दिन था, इसलिए मोदी ने अपनी बात वहीं से शुरू की। नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए तमाम काम किए, गैस कनेक्शन दिए, शौचालय बनवाए, राशन दिया, पीएम आवास योजना वाले घर की मालकिन बनाया। अब वो घर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार केंद्र से मिलने वाले पैसे में कमीशन खोरी कर रही है। इसलिए इस करप्शन वाली सरकार को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। पूरा देश आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं राजस्थान की अपनी बहनों के बीच आया हूं। माताएं बहनें, ये आपका भाई आज भाई दूज को कह रहा है। मेरा मिशन बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है। अभी तक राजस्थान में लगभग 50 लाख घरों को पाइप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। लेकिन साथियों, मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि कांग्रेस सरकार ने यहां इस योजना को भी लूट लिया। पता नहीं ये पंजा कहां कहां जाकर के लूट करता है।
ये पंजे की आदत हो गई है, कहीं पर भी हाथ मारो। मैं दिल्ली से जल जीवन मिशन का पैसा भेजता हूं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग आदतन मजबूर उसमें भी कमीशन खा जाते हैं। वो पानी जैसे पुण्य के काम में भी पैसे कमाने का कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी भी राजस्थान में थे। ओवैसी की पार्टी ने राजस्थान में सिर्फ 10 कैंडिडेट उतारे हैं 200 सीटों में से, जिसमें 3 उम्मीदवार जयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर में आज ओवैसी ने एक रैली को एड्रेस किया और कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर डायरेक्ट अटैक किया। ओवैसी ने कहा, तिजारा सीट से बीजेपी का कैंडिडेट इस चुनाव को इंडिया पाकिस्तान का मैच बता रहा है, लेकिन कांग्रेस खामोश रहती है क्योंकि कांग्रेस को मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है। आपके राजस्थान में तिजारा विधानसभा से जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो ये कहता है कि यहां पर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है और अगर इंडिया को जिताना है तो बीजेपी का तिजारा का कैंडिडेट कहता है कि मुझे कामयाब करो। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी जबान क्यों इस्तेमाल की जाती है? कि नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास का झूठा दावा तो करते हैं, मगर क्या राजस्थान का चुनाव एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा? और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? आज हम जब चुनाव लड़ने आते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बोला जाता है कि ओवैसी वोट काटने के लिए आया है, बीजेपी की तरफ से बोला जाता है कि ओवैसी नेशनलिस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मुझे ना बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना राहुल गांधी से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो आपके इत्तेहाद की जरूरत है, आप में एक सियासी शऊर को बेदार करने की जरूरत है। अगर आप इत्तेहाद पैदा करेंगे और अपने वोट की अहमियत को जानेंगे तो यकीन जानिए आपके लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन कामयाबी का जामिन बनेगा। यकीनन बीजेपी को हराइए, यकीनन कोशिश करिए कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ना बने। और फिर यह भी मैं कहना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमको और आपको कोशिश करना पड़ेगा कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, मगर इस बात का भी ख्याल रखिए कि अपने घर में भी चिराग करिए। अपने घर को अंधेरे में रखकर आप किसी पड़ोसी के घर में चिराग जलाएंगे तो ये आपसे नाइंसाफी होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर तुलना करें तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा मुश्किल राजस्थान में है। सारा दारोमदार अशोक गहलोत पर है, उनके कैंपेन पर है, लेकिन अशोक गहलोत भी क्या करें, पार्टी में अंदरूनी कलह है, बागियों की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर बीजेपी पेपर लीक घोटाले का जिक्र करती है, जल जीवन मिशन घोटाले का जिक्र करती है और बार बार लाल डायरी की बात करती है। ये सारी मुसीबतें अशोक गहलोत के सिर पर आती हैं। नरेंद्र मोदी अपनी रैली में इन 3 बातों का जिक्र जरूर करते हैं और गहलोत के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए ताकत नहीं है। राजस्थान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में थे। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, इसलिए मोदी सुबह सुबह सबसे पहले रांची में बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने बिरसा मुंडा की पूजा की, उसके बाद बिरसा मुंडा म्यूजियम में गए। ये सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए प्रधानमंत्री के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू पहुंचे। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलियाहू गए। यहां आदिवासी समाज के लोगों से मिले, उनका काम देखा और इसके बाद मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया।
मोदी ने कहा कि आजादी के बाद आदिवासियों को उनके हकों से वंचित रखा गया। सिर्फ नाम के लिए योजनाएं बनाई गई, लेकिन उनका फायदा आदिवासियों तक कभी नहीं पहुंचा। मोदी ने कहा कि आदिवासियों ने समाज के प्रति, देश के प्रति अपना फर्ज हमेशा निभाया, लेकिन राजनीतिक दलों ने, सरकारों ने आदिवासियों का ध्यान नहीं रखा। मोदी ने कहा वो गरीब परिवार में पले हैं, गरीब की तकलीफ को समझते हैं, इसलिए अब वो गरीबों का नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर पैरामीटर पर पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे थे। इन जिलों पर पुरानी सरकारों ने थप्पा लगा दिया, ये तो पिछड़े हैं। और पहले की सरकारें बस उसकी पहचान कर ली, ये बेकार है, पिछड़े हैं, आगे कुछ नहीं हो सकता है, और सरकार सोती रही। और संयोग देखिए कि इन्हीं पिछड़े जिलों में देश की सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या रहती थी। और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। जो वंचित थे, हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 9.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को घर दिए, बिजली दी, नल से जल पहुंचाया, सस्ते इलाज का रास्ता दिखाया। लेकिन यह भी सही है कि सरकारी योजनाएं कितनी भी अच्छी हों, सारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो योजनाओं के बारे में जान नहीं पाते, तो फिर उनका लाभ कैसे उठाएं, ये नहीं समझ पाते। इसलिए आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि सरकारी अफसर गांव-गांव जाएं, लोगों को योजनाओं की जानकारी दें। वैसे कई लोग अपने लेवल पर यह काम काफी समय से कर रहे हैं। मैं ऐसे कई रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अफसरों को जानता हूं जो गांव देहात में लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और ये एक बड़ा काम है। योजनाएं बनाना एक बात है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना दूसरी बात। पर गांव में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इन योजनाओं का लाभ उठा पाएं, उन्हें समझाना काफी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इसमें हाथ बटाते हैं, उनका योगदान काबिल तारीफ है। और अब आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूं। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये तस्वीरें देख लीजिए। आजकल ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है, पांव रखने की जगह नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा जैसे राज्यों से लाखों की संख्या में लोग छठ पूजा के लिए बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने अपने गांव, अपने अपने घर जा रहे हैं। इस चक्कर में जबरदस्त रश है, कई हादसे हो रहे हैं। आज ही दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन के एक डिब्बे में भयंकर आग लग गई। 3 बोगियां पूरी तरह से जल गई, क्योंकि हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी यात्री की जान नहीं गई। जिस बोगी में आग लगी वो स्लीपर कोच था। इसमें क्षमता से कई गुना लोग थे। जैसे ही ट्रेन इटावा से गुजरी, उसके बाद बोगी से धुआं उठता दिखाई दिया। भूपतसराय स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई और यात्री ट्रेन से कूद गए। प्रशासन अब आग लगने के कारण का पता लगा रहा है। इसी तरह दरभंगा में भी हादसा हुआ। यहां ट्रेन की बोगी में ब्लास्ट हुआ। पता लगा कि एक पैसेंजर ट्रेन में पटाखे ले जा रहा था, आतिशबाजियों को ले जा रहा था, उसमें आग लग गई। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि सफर करते वक्त
बीड़ी सिगरेट न पिएं, ट्रेन में पटाखे या आतिशबाजी या इस तरह की कोई जलने वाली चीज न ले जाएं। अगर रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है तो ट्रेन में ना चढ़ें। छठ के त्योहार पर देश के बड़े शहरों से बिहार के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सबसे ज्यादा रश दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहा है। मुंबई के सारे बड़े रेलवे स्टेशन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और दादर के प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए हैं। स्टेशंस पर तिल रखने की जगह नहीं है। ट्रेनों पर चढ़ने और उतरने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर तो इतनी ज्यादा भीड़ है कि प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए बने फुट ओवर ब्रिज भी कम पड़ रहे हैं, उन पर लोग भरे हुए हैं। जब कोई ट्रेन आती है तो उसके रुकने से पहले ही ट्रेन में सवार होने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि 1000 की कैपेसिटी वाली ट्रेन में 4-4 हजार लोग भरकर जा रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में इस साल मुंबई से यूपी बिहार के लिए रोज 11 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 2 गुना ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। फिर भी भीड़ इतनी है कि लोग ट्रेन के टॉयलेट में सफर करने को मजबूर हैं। क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं है, लेकिन लोग तो किसी भी कीमत पर जाना चाहते हैं, इसलिए कई जगहों पर दिक्कत हो रही है। तो यात्री नाराज हो जाते हैं, उनकी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। पंजाब के फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन के इंतजार में खड़े लोगों को जब पता चला कि स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है तो लोगों ने स्टेशन पर पहुंची दूसरी ट्रेन पर पथराव कर दिया। लोगों की नाराजगी इस बात पर थी कि वो सुबह से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन का टाइम सुबह 7 बजे का था, लेकिन रात 11:30 बजे तक ट्रेन नहीं आई। फिर ऐलान कर दिया गया कि ट्रेन अगले दिन सुबह आएगी। तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। लोगों ने स्टेशन पर पथराव किया, नारेबाजी शुरू की। जब हंगामा बहुत बढ़ गया तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को बुलाया गया। जवानों ने पथराव कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई और उन सबको स्टेशन से बाहर कर दिया। जब हंगामा बहुत बढ़ गया तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों ने पथराव कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। लोग स्टेशन के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। स्टेशन पर भारी भीड़, यात्रियों से ठसा से भरी ट्रेन, दरवाजों पर लटकते लोग, खिड़कियों से कोच में घुसने की कोशिश करते लोग, इस तरह की परेशान करने वाली तस्वीरें मुंबई और दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, नासिक, लखनऊ जैसे तमाम शहरों से आई हैं। वक्त की कमी है, मैं सारी तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि सरकार भले ही दावा कर रही हो कि रेलवे ने त्योहारों के मौके पर 500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, लेकिन लोगों की तादाद के मुकाबले ट्रेनों की संख्या कम पड़ने लगी है। और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार भले ही दावे करें कि उन्होंने बिहार का विकास कर दिया है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा का बेहतर इंतजाम किया है, सच्चाई यह है कि बिहार के लोगों को आज भी अपने राज्य में न रोजगार मिलता है, न पढ़ने की सुविधा। उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए आज भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। बिहार के लिए जाने वाली ट्रेनों में यह भीड़ नीतीश कुमार के दावों की हकीकत समझने के लिए और समझाने के लिए काफी है। अब मैं आपको जंग के मैदान का अपडेट दे देता हूं। इजराइल ने आज दावा किया कि वो गाजा में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंच गया है। इजराइल की स्पेशल फोर्सेस ने हमास के इस कमांड सेंटर को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल की सेना का कहना है कि हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गाजा शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा के अंदर बना हुआ है, जहां पर हमास और इस्लामिक जिहाद की लंबी लड़ाई लड़ने का पूरा इंतजाम किया गया है। इजरायली सैनिकों का दावा है कि उनको अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। अब इजराइल के सैनिक अल शिफा हॉस्पिटल के एक खास हिस्से में घुस चुके हैं, जहां पर हमास के लड़ाकों के साथ उनकी आमने सामने की लड़ाई चल रही है। इजराइल की फौज ने एक वीडियो जारी करके यह भी बताया कि वो अल शिफा हॉस्पिटल में मौजूद
मरीजों की मदद के लिए जरूरी मेडिकल सप्लाई भी पहुंचा रहा है। वहीं यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इजराइल ने एक हॉस्पिटल पर हमला करके वॉर क्राइम किया है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इजराइल को अल शिफा हॉस्पिटल पर हमला तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि वहां पर हजारों मरीज हैं, इनमें न्यूबॉर्न बेबीज, सीरियस कंडीशन वाले मरीज और वो लोग भी हैं जिन्होंने गाजा में बमबारी से बचने के लिए हॉस्पिटल में पनाह ले रखी है। इजराइल के ऑपरेशन की वजह से अल शिफा हॉस्पिटल के कई डॉक्टर समेत 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। WHO ने कहा कि अल शिफा हॉस्पिटल में काम कर रही उसकी टीम से कांटेक्ट टूट गया है। इजराइल की सेना ने पिछले कई दिन से अल शिफा हॉस्पिटल को घेर रखा था और एयरफोर्स के विमान हॉस्पिटल पर बमबारी कर रहे थे। अमेरिका ने भी अल शिफा हॉस्पिटल में इजराइल के ऑपरेशन का बचाव किया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा कि अमेरिका के पास ये पक्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि अल शिफा हॉस्पिटल में हमास के लड़ाके और इजराइल के हॉस्टेजेस मौजूद हैं। आज एक और बड़ी खबर आई। हमास ने प्रस्ताव दिया कि अगर इजराइल 3 दिन के लिए गाजा में सीज फायर करता है तो वो 50 इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ देगा। हमास का यह ऑफर एक तरफा है, वन साइडेड है और इजराइल ने फिलहाल इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। लेकिन अगर बात बनती है, इजराइल गाजा पर बमबारी रोकता है, तो गाजा में फंसे लाखों बेकसूर लोगों के लिए ये बड़ी राहत होगी। अब मैं आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कुछ हरकतें दिखाता हूं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अब्दुल रज़ाक और इंजमामुल हक ऐसी बयानबाजी करते पाए गए जिसे हर किसी ने कंडेम किया। अब्दुल रज़ाक ने एक प्रोग्राम में फॉर्मर मिस यूनिवर्स, टॉप एक्ट्रेस और बच्चन परिवार के बहू ऐश्वर्या राय पर ऐसा घटिया कमेंट किया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब्दुल रज़ाक और उनके साथ पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, उमर गुल, यूनुस खान और मिसबाह-उल हक एक क्रिकेटिंग इवेंट में शामिल थे। यहां पर वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की खराब परफॉर्मेंस और उसकी हार पर बात हो रही थी। इस डिस्कशन के दौरान अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के बारे में ऐसा डेरोगेटरी कमेंट किया जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब्दुल रज़ाक ने कहा, अगर आप सोचते हैं कि ऐश्वर्या राय से मैं शादी करूं और फिर ये उम्मीद करूं कि बच्चे अच्छी नीयत वाले होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। अब्दुल रज़ाक ने जिस वक्त ये घटिया बात कही, उस वक्त वहां जो खिलाड़ी बैठे थे वो हंस रहे थे। शाहिद अफरीदी और उमर गुल ने तो तालियां भी बजाई, लेकिन जैसे ही लोगों ने इस वीडियो को देखा उसकी लानत मलानत शुरू कर दी, कमेंट किया, नाराजगी दिखाई दी। पाकिस्तान की जनता ने भी इन खिलाड़ियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोगों ने कहा ऐसे बयान से पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा हुआ है और इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से माफी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने माफी मांगी, कहा वो तो समझे ही नहीं थे कि अब्दुल रज़ाक ने क्या कहा था। फिर अब्दुल रज़ाक भी सामने आए, वीडियो जारी किया, अपने बयान पर माफी मांगी और कहा वो तो कोई और मिसाल देना चाहते थे, गलती से ऐश्वर्या राय का नाम जुबान से निकल गया। क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। अब्दुल रज़ाक का यह बयान वाकई में शर्मनाक था। अब्दुल रज़ाक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो मिसाल देते वक्त ऐश्वर्या राय की जगह किसी और महिला का नाम लेते तब भी ये उतना ही गलत और गैर वाजिब होता। ऐसा लगता है कि अपनी टीम के खराब प्रदर्शन से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दिमागी संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है। हार के बाद पाकिस्तानी टीम में काफी बदलाव हो रहे हैं। बाबर आजम ने टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। बाबर आजम 4 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे, लेकिन आज उन्होंने सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी।
पाकिस्तान के हार के बाद इंजमामुल हक ने भी चीफ सेलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। इंजमाम पर आरोप था कि उन्होंने प्रेशर डालकर अपने भतीजे इमामुल हक को टीम में खिलवाया, जिसकी वजह से फखर जमान जैसे मैच विनर को बाहर बैठना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान ने आखिर के कुछ मैचों में इमामुल हक को टीम से बाहर करके फखर जमान को खिलाया और उन्होंने 2 पारियां ऐसी खेली जिनकी वजह से पाकिस्तान मैच जीता। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब पाकिस्तान में इंजमाम की आलोचना हुई तो उन्होंने चीफ सेलेक्टर का पद छोड़ दिया, लेकिन विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। इंजमामुल हक का एक वीडियो आजकल वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर प्लेयर हरभजन सिंह तो इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। दरअसल इंजमाम आजकल इस्लामिक प्रीचर बने हुए हैं और ऐसी एक तकरीर में वो बता रहे थे कि किस तरह अपने खेल के दिनों में पाकिस्तानी टीम मौलवी को बुलाकर नमाज पढ़ती थी, मौलाना की प्रीचिंग करवाती थी और कुछ इंडियन प्लेयर्स भी वहां आते थे। इंजमाम के मुताबिक उसी दौरान एक बार हरभजन ने उनसे कहा था कि वो मौलाना की बातों से इंप्रेस्ड हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और जहीर खान, ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। तो मैंने कहा कि यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। कह रहा तुम्हें देख के रुक जाता हूं। मैंने कहा यार मुझे देख के क्यों रुक जाते हो। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी उस तरह की नहीं है। इंजमामुल हक के इस वीडियो के सामने आने के बाद हरभजन ने सख्त रिएक्शन दिया। हरभजन ने ट्वीट किया, पता नहीं कौन सा नशा करके इंजमाम ऐसी बातें कह रहे हैं। हरभजन ने कहा उन्हें सिख होने पर गर्व है, भारतीय होने पर नाज है। इंजमाम जैसे लोग अगर कुछ बकवास करते हैं तो इससे उनकी मानसिकता छलकती है। मैं देखकर हैरान हूं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के हार के बाद वहां के लोग कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। जिस तरह इंजमामुल हक ने क्रिकेट को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की, वो खेल भावना के विपरीत है। इंजमाम अपने और अपनी टीम के बारे में जो चाहे कहें, पर भारतीय क्रिकेट के हीरो हरभजन के बारे में जो कहा वो शर्मनाक है और मुझे खुशी है कि हरभजन ने उन्हें करारा जवाब दिया। इसी तरह अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के बारे में जो कमेंट किया, उसे जितना कंडेम किया जाए वो कम है। ये दिखाता है कि भारत के हाथों बार बार हुई हार ने पाकिस्तान के प्लेयर्स और उनके सपोर्टर्स को कितना फ्रस्ट्रेट कर दिया है। खेल के मैदान में हार जीत होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान में हार के बाद जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सुनने को मिल रहा है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा साइन नहीं है। हार के बाद पाकिस्तान की टीम में भले खलबली मची हो, लेकिन टीम इंडिया का वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना करीब करीब तय लग रहा है। इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 398 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन न्यूजीलैंड ने अब तक 4 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 8 ओवर में 110 रन बनाने हैं, जो थोड़ा मुश्किल काम है। आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने शानदार बैटिंग की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत की। हालांकि रोहित शर्मा हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन 47 रन बनाए, वैल्यूएबल रन थे। उसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे तो विराट ने आज रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी। विराट ने 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब विराट कोहली दुनिया के अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 50 सेंचुरी बनाई है। विराट ने आज 117 रन की शानदार पारी खेली। इससे विराट एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर बन गए। उन्होंने अब तक 10 मैचों में 711 रन बनाए हैं। यह रिकॉर्ड भी पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन ने 673 रन बनाए थे। विराट ने आज सचिन का एक और रिकॉर्ड तोड़ा।
वो एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर भी बन गए। विराट ने 8 हाफ सेंचुरी बनाई और सचिन ने 7 बनाई। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड भी विराट के नाम हो गया। इस वर्ल्ड कप में विराट 64 चौके लगा चुके हैं। एक रिकॉर्ड आज टीम इंडिया के नाम भी हुआ। आज टीम इंडिया वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई। इसीलिए मैंने कहा कि आज वानखेड़े स्टेडियम में रिकॉर्ड की बारिश हो गई। हालांकि सबको इंतजार था विराट कोहली के शतक का, और जैसे ही विराट ने सेंचुरी पूरी की तो पूरे स्टेडियम में दर्शकों ने विराट को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। स्टैंड में सचिन तेंदुलकर भी थे, उन्होंने विराट को बधाई दी। अनुष्का शर्मा ने भी पूरे जोश के साथ विराट को विश किया। और इनिंग खत्म होने के बाद विराट ने कहा, उस स्टेडियम में जहां सचिन ने सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाया हो, उसी स्टेडियम में सचिन की मौजूदगी में नया रिकॉर्ड बनाना ये किसी सपने के सच होने जैसा है। और अगर लाइफ पार्टनर भी उस मैच को देख रही हो तो खुशी डबल हो जाती है। हालांकि आज विराट कोहली के अलावा शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने भी जबरदस्त बैटिंग की। शुभमन गिल ने 79 रन बनाकर मैदान से बाहर चले गए क्योंकि उनके पैर की मसल पुल हो गई थी। और इसके बाद श्रेयस अय्यर ने विराट का साथ दिया, उन्होंने सिर्फ 69 गेंद में सेंचुरी बनाई। ये वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में सबसे फास्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। और इसके बाद आखिर में केएल राहुल ने सिर्फ 20 गेंदों में 39 रन बनाकर कमाल कर दिया, टीम इंडिया के स्कोर को 397 तक पहुंचा दिया। हालांकि बैटिंग करने न्यूजीलैंड के टीम के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद डेरेन मिशेल और विलियम्स ने जबरदस्त बैटिंग की, न्यूजीलैंड की उम्मीद जगाई, लेकिन इन दोनों को मोहम्मद शमी ने वापस पेविलियन भेज दिया। जो 4 विकेट गिरे हैं वो सब मोहम्मद शमी ने लिए हैं। आज के मैच को विराट कोहली ने ऐतिहासिक बना दिया। जो प्लेयर सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते थे, उनमें से किसी को नहीं लगता था कि कभी कोई प्लेयर सचिन के रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। लेकिन मैं सचिन के 100 शतक के सेलिब्रेशन के एक समारोह में मौजूद था, जहां सचिन ने कहा था कि विराट एक दिन उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और आज विराट ने जब सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा तो सचिन तेंदुलकर वहीं स्टेडियम में मौजूद थे, विराट के अचीवमेंट पर तालियां बजा रहे थे। सचिन दुनिया के अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अकेले 100 सेंचुरीज बनाई हैं। विराट ने आज अपना 80वां शतक पूरा कर लिया। विराट की जो फिटनेस है, जिस पैशन के साथ विराट खेल रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है विराट कोहली सचिन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। विराट कोहली एक जबरदस्त क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपने खेल से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी फिटनेस से, अपने पब्लिक कंडक्ट से दुनिया में एक मिसाल कायम की है। विराट लोगों को इंस्पायर करते हैं और मेरी दुआ है कि विराट कोहली इसी तरह बुलंदियां हासिल करते रहें, नौजवानों को इंस्पायर करते रहें। और आज जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाए उसके लिए उन्हें इंडिया टीवी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।